आ रही है अभी? यस मैम, आ रही हूँ। अच्छा ठीक है। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वृश्चिक विष, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देख रहे थे हम कि क्या है ये वृश्चिक या बिच्छू क्या होता है। एक अत्यधिक विषैला कीट होता है और ये कहाँ पाया जाता है? चूहों के बिल में, ठीक है, या तो अन्य प्राणियों के बिल में, ईंटों में, पत्थर के टुकड़े आदि इस जगह वो छुपा हुआ रहता है। और बेसिकली ये जो है दिन भर छुपा रहता है, रात में बाहर निकल के आता है अपना भोजन ढूंढने के लिए। और क्या है, ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, कई बार गलती से इस पे पैर लग जाता है इसलिए ये काटता है, ठीक है। तो इस तरीके का इसका बेसिक इंट्रो है। और ये क्या है, इसका जो डंक होता है ना वो सांप के विष दंत के जितना ही जहरीला होता है, उतना ही ज्यादा घातक होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और बिच्छू के डंक के मारने पर इसके द्वारा उसका विष प्राणी के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है। वृश्चिक के पर्याय क्या क्या होते हैं? तो इसका पर्याय होते हैं शूक कीट, अली द्रोण, ठीक है, ये दो इसके पर्याय हैं। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि बिच्छू जो है डिपेंडिंग अपॉन द पॉइजन कि उनका विष कैसा है उसके हिसाब से जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है मंद विष वाला, मध्यम विष वाला और एक तीव्र विष वाला, ठीक है। तो ऐसे 3 प्रकार के बिच्छू होते हैं। इसमें तो इन्होंने ना इसकी उत्पत्ति बताई है, ये वाला टेबल आप इसका ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या बोला है आचार्य सुश्रुत ने कि मतलब कैसे कैसे ये उत्पन्न होते हैं। तो जो मंद विष वाला वृश्चिक है वो गाय के गोबर के सड़ने से उत्पन्न होता है, ऐसा उन्होंने मारा है। और ये 12 प्रकार का होता है। मध्यम विष वाला जो है काठ और ईंटों के सड़ने पे, ठीक है, लकड़ी और ईंटों के सड़ने से उत्पन्न होता है, ये 3 प्रकार का होता है। महाविष वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? सांप के तरह ही, वो क्या होते हैं? सर्प की तरह ही विषाक्त कीटों और विष के मृत पशुओं के सड़ने से होते हैं, ठीक है। जो सांप जैसे दूसरे विषैले प्राणी होते हैं जब वो सड़ते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं ये महाविष वाले वृश्चिक, जो कि 15 नंबर होते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और विष के मृत्यु और जो सांप के विष से मरे हुए हैं उनसे या जो खुद विषैले हैं उनसे उत्पन्न होता है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने 3 प्रकार के बोले हैं बिच्छू, और वो 3 प्रकार के कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं वो बताए, ठीक है। तो ये टेबल आपने ध्यान रखना है। और ये जो 3 प्रकार के वृश्चिक बोले हैं इन्होंने। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने क्या है कि इनका थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। स्वरूप, लक्षण, ये सब बताया हुआ है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। मैं ये देखो, ये वाला जो है ना पहला टेबल, इसमें इन्होंने थोड़ा डिटेल में दिया है स्वरूप की कैसा दिखता है, इतना सब हमको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आप बस जान लो उसका वर्ण और सामान्य लक्षण। तो पहली टेबल मत करो, सीधे ये दूसरी वाली टेबल इसकी ध्यान रखना, ठीक है। आचार्य सुश्रुत की ये वाली टेबल ध्यान रखेंगे कि जो मंद विष वाले होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं। 2-3 कलर याद कर लो। कृष्ण होते हैं, श्याव होते हैं, ठीक है, गौमूत्र के जैसे होते हैं, ये याद कर लेना। और जब ये काटेंगे तो कैसे लक्षण आएंगे, ठीक है। तो वेदना होगा, कंप होगा, ट्रेमर्स आ जाएंगे, शरीर अकड़ जाएगा, काले रंग का रुधिर निकलेगा, ठीक है, कृष्ण वर्ण का रक्त निकलेगा। साथ ही साथ क्या है, शाखाओं में काटने से वेदना ऊपर की ओर जाती है, पेन जो है ऊपर की ओर खिसकता है। पैर में काटा है और पेन क्या धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, दाह होगा, ठीक है, पसीना आएगा और दंश स्थल पर शोथ हो जाएगा, जहां पे काटा है वहां स्वेलिंग हो जाएगी और ज्वर आएगा। ये तो हो गया जो इनके मंद विष वाले हैं, ठीक है। और जो मध्यम विष वाले हैं वो कैसे कलर के दिखते हैं? तो वो दिखते हैं लाल और पीले रंग के, ठीक है। और इनके सामान्य लक्षण होते हैं कि जीभ का सूज जाना इनके काटने पे, भोजन निगलने में अवरोध होना और भयंकर मूर्छा इन पेशेंट्स में पाई जाती है। फिर आता है महाविष वाले वृश्चिक, ठीक है। तो जो महाविष वाले होते हैं उनका क्या क्या वर्ण होता है? सफेद होते हैं, चित्र कलर के होते हैं, ठीक है, या फिर श्याम कलर के, लोहित, इस तरीके से 2-3 कलर याद कर लेना।
और सामान्य लक्षण क्या होता है कि सर्प विष की जो वेग है उसी के जैसा उसका लक्षण आएगा, जैसे सांप के विष में आता है काटने पे, ठीक है। स्फोटों की उत्पत्ति, जहां पे काटा होगा वहां ब्लिस्टर्स, फफोले, ठीक है, इस तरीके के बन जाएंगे। मनोविभ्रम, चक्कर आने लगेगा, दाह, ज्वर, ये सारे लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, स्रोतसों से कृष्ण वर्ण का रक्त तीव्रता से निकलेगा और शीघ्र ही वो जो है प्राण का त्याग कर देगा। ये सारे लक्षण आएंगे महाविष वाले में। मंद विष वाले में ये वाले, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इससे आएगा ना क्वेश्चन तो 10 नंबर का आ जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने ध्यान रखना है। पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देना इस तरीके से कि ये क्या है, एक अत्यंत विषैले जीव है, दिन भर छुपे रहते हैं, रात में बाहर निकल के आ जाते हैं और काटने पे जो है सांप के समान ही इनमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। फिर आप इनके पर्याय बता दीजिएगा। देन आचार्य सुश्रुत ने 3 प्रकार के बोले, 3 प्रकार के बाद उन 3 प्रकार की कहाँ कहाँ से उत्पत्ति होती है, कैसे, वो बताया हुआ है। एंड देन उसके ये वाला टेबल आप ध्यान रखिएगा कि कैसा वर्ण है और सामान्य लक्षण क्या आते हैं, ठीक है, इतना आपने केवल ध्यान रखना है। इसके अलावा बस इतना ही ध्यान रखना आप। नेक्स्ट जो, क्योंकि फिर आचार्य वाघभट्ट ने भी इन्हीं के बारे में कुछ कुछ बोला है, वो हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसकी साध्यता साध्यता के लक्षण पे आइए, ठीक है। प्रोग्नोसिस, ये वाला पॉइंट एक लिखना कि अगर प्राण हारक बिच्छू के डस लेने पर क्या होता है, प्राणी का हृदय, नासिका और जिह्वा अपना काम करना बंद कर देते हैं। दंश स्थान का जो मांस है, मतलब जिस एरिया पे काटा है वहां बेसिकली प्यूट्रीफेक्शन, सड़ना चालू हो जाता है, ठीक है। तो सड़ने के कारण क्या होता है कि मांस जो है कट कट के गिरने लगता है और वहां तीव्र वेदना होती है, इतनी ज्यादा कि पेशेंट जो है अपने प्राणों को त्याग देता है। ये इसके लिए बताया हुआ है। इस तरीके का जो बिच्छू ने अगर काटा है, ये तो बेसिक उन्होंने सामान्य प्राणहर बिच्छू के काटने के लक्षण बताए हुए आचार्य चरक के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके का अगर बिच्छू काट देगा तो पेशेंट फिर मर ही जाता है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपने हेडिंग बस ये डाल देनी है, वृश्चिक दंश की साध्यता असाध्यता के लक्षण, कि कैसे लक्षण उसमें आएंगे। तो क्योंकि लास्ट स्टेप में तो यही बोला है कि वो अपने प्राण त्याग देगा, तो इसका उपचार क्या है, फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए पहले कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन होगा, कुछ इंटरनल प्रयोग होगा। एक्सटर्नली हमने क्या करना है, जहां पे काट रखा है वहां पे आप स्वेदन करिए। उसके बाद क्या है, पूरे शरीर पे उसके घृत और सैंधव का अभ्यंग कर दीजिए। इसके अलावा क्या करना है, उष्ण औषध, उष्ण औषधियों को क्या करना है, उष्ण औषध का जल बनाना है उसमें, और फिर उसका परिषेक करना है, अवगाहन और स्नान कराएं, ठीक है। ये हमने बेसिकली उष्ण औषधियों से एक जल प्रिपेयर करना है और उस जल से हमने पेशेंट को अवगाहन और स्नान करा देना है। देन आता है अभ्यंतर प्रयोग, ये तो हमने बाहर एप्लीकेशन के रूप में देख लिया, ठीक है। अब खाने के लिए क्या देंगे, तो उसको पाचन शक्ति के अनुसार, जितनी उसकी पाचन शक्ति हो उसके हिसाब से उसको हमने घृत का पान करवा देना है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देन विशिष्ट चिकित्सा की बात करेंगे। 1 मिनट वेट कीजिए। रोगी की पाचन शक्ति के अनुसार हमने उसको घृतपान का प्रयोग करवा देना है, ठीक है। ये सारा तो हो गया उसका जो बेसिक जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब हम बात करेंगे हमने क्या है, विशिष्ट चिकित्सा किस प्रकार से करनी है, ठीक है। स्पेसिफिक चिकित्सा क्या है इसकी, तो स्पेसिफिक चिकित्सा के लिए बोला है
कि जो उग्र और मध्यम विष वाले बिच्छू होते हैं, ठीक है, उनपे क्या है, सर्पदंश की भांति ही चिकित्सा करनी चाहिए। और जो मंद विष वाले हैं, मंद विष वाले में क्या करना है, हमें दंश स्थान पे स्वेदन करना है। उसके अलावा क्या करना है, उसको पोंछ के हरिद्रा, सैंधव, त्रिकटु आदि इस प्रकार के तीक्ष्ण द्रव्यों से प्रतिसारण यानी लोकल एप्लीकेशन वहां पे कर देना है, ठीक है। और साथ ही साथ तुलसी के पत्र आदि को गौमूत्र में पीस कर लेप करें। स्वेदन के लिए सूखे गोबर को सुहाता हुआ गर्म करें, ठीक है, थोड़ा गर्म करें, उससे फ्यूम्स जो निकले उससे करना है हमने यहाँ स्वेदन। इसके अलावा अभ्यंतर प्रयोग के लिए वही घृत एंड मधु का जो है प्रयोग करें शर्करा के साथ, ठीक है। ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया ना, वो एक्चुअली इन्होंने उग्र और मध्यम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है। जो मतलब महाविष और जो उग्र है, तो उनके लिए बेसिक इन्होंने बोला कि हमने करना किसके जैसा है। चाहे तो आप इतना सारा ना लिखें, आप क्या करिएगा ट्रीटमेंट में, आप हेडिंग डालना वृश्चिक दंश का उपाय, ठीक है। एक तो ये लिख देना सामान्य लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या लिखना, फिर नेक्स्ट लाइन में आप ये लिख देना कि जो महाविष वाले होते हैं और जो मध्य विष वाले होते हैं, उसमें ना सांप के दंश के चिकित्सा के समान ही करना है, कि जैसे स्नेक बाइट में करते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट। भले ही आप इतना सब याद ना करना चाहो तो इसको स्किप कर दो, कोई मार्क्स आपके नहीं कटने वाले हैं इसकी वजह से, क्योंकि आप ऑलरेडी ये वाला पॉइंट मेंशन कर चुके हो, वही सेम चीज यहाँ लिखिए। अब अगर मंद विष वाले की बात करें, तो मंद विष वाले में कुछ खास हमने ट्रीटमेंट यहाँ नहीं बताया है इन्होंने। मंद विष वालों के लिए सीधे सीधे बाहरी उपयोग के लिए 2-3 बातें ध्यान रखें कि मंद विष वाले में हमने क्या करना है, कोलू के तेल से परिषेक कर दीजिए, बस इतना ध्यान रखना। और विषग्न द्रव्यों का उपनाह यानी पुलटिस बांध दे। और अभ्यंतर प्रयोग के लिए अगेन वही दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, इन सब का चूर्ण क्या करना है, गुड़ के शरबत या गुड़ को दूध में घोलकर ठंडा करके पीने के लिए दे दे, ठीक है। ये आपने 2-3 बातें मंद विष के लिए ध्यान रखनी है। जो महाविष है और मध्यम विष है उसके लिए आप याद रखिएगा कि सर्प जैसे स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट होता है वैसा ही करना है। बाकी आपने ये वाला जो मेन लाइन, जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो आपने इसमें स्कॉर्पियन वाले में लिखना है, ठीक है। बस केवल इतना ही है जो कि आयुर्वेद में आपने स्कॉर्पियन के बारे में पढ़ना है, और मॉडर्न के लिए भी इतना ही, जितना इस बुक में है ना वो इतना इनफ है, ठीक है। इससे ज्यादा आप मत पढ़िए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर का आएगा, ठीक है। और कभी भी वो नहीं बोलेगा कि 10 नंबर में स्कॉर्पियन लिखो, ऐसे नहीं बोलेगा। 10 नंबर में बिच्छू का पूरा ही आएगा या वृश्चिक का पूरा आएगा, तो 10 नंबर का तो आयुर्वेद का ही हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बट आपको मॉडर्न भी वहाँ पक्का मेंशन करिएगा तो आपको मार्क्स ठीक मिलेंगे आज, ठीक है। इसमें क्या है, स्कॉर्पियन बाइट में more than 1250 species of scorpions are found worldwide। और इसके अलावा क्या होते हैं, स्कॉर्पियंस जो है ज्यादा पॉइजनस होते हैं एज कम्पेयर टू स्नेक्स। एंड स्कॉर्पियंस जो है इनका वेनम कैसा होता है, इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है और हीमोटॉक्सिक, ब्रेन के लिए भी घातक होता है, ब्लड के लिए भी इनका जो पॉइजन है वो घातक होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, साइन सिम्टम्स कैसे आएंगे इसके काटने पे। तो साइन सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर लोकलाइज्ड पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, साथ ही साथ एडीमा रहेगा, रेडनेस रहेगी जहां पे काटा है उस एरिया में, नॉजिया, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग रहेगी, कन्वर्जेंस, ठीक है, झटके से उसको आते रहेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें, तो ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट कैसा करेंगे कि ट्रीटमेंट के लिए पहले तो टूर्निकेट बांध दो वहां पे कस के, उसके बाद क्या करना है, इंसीजन हमें वहां पे चीरा लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, जहाँ पे काटा है उसको अच्छे से धो लो। देन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स वहां देने पड़ेंगे, क्योंकि इतना भयंकर पेन हो रहा है उस चीज को कम करने के लिए। और साथ में कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी आप दे दीजिए उसको, बारबिट्यूरेट्स दे दीजिए, ठीक है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट ये क्या होता है, हमेशा एक्सीडेंटल होता है। पोस्टमॉर्टम साइन में क्या मिलेगा, हेमरेजेस मिलेंगे नोज से, माउथ से, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने पढ़ लिया वृश्चिक, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये तो शक्ति पर, अभी ये देखते हैं इसे बाद में, लूता देखते हैं, ठीक है। लूता इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो कि 5-10 नंबर में इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो लूता होता है स्पाइडर, मकड़ी, ठीक है, स्पाइडर। तो ये भी क्या है, भारत में अनेक प्रकार की पाई जाती है। ये सब इसका इंट्रो है, अपने काम का नहीं है।
यहाँ से आप देखेंगे कि जिस प्रकार मात्र फूटते हुए अंकुर को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वृक्ष वृक्ष किस जाति का है, उसी प्रकार अल्प रूप में व्यक्त लूता विष को पहचानना अति कठिन होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से हम केवल एक प्लांट का बर्ड देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है, क्योंकि सारे बर्ड्स इनिशियली सेम ही दिखते हैं, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला है कि जितना मुश्किल एक बर्ड को देख के, ठीक है, कली को देख के ये पहचानना है कि वो कौन से प्लांट का है, उतना ही मुश्किल जो है लूता विष को भी उसकी कितना विषाक्तता है लूता विष में वो जानना भी उतना ही मुश्किल है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो लूता विष है वो 7 दिन में व्यक्ति के प्राणों का हरण करेगा, करीबन वो 7 दिन लेगा जिससे वो पूरे शरीर में फैले और मृत्यु करवाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7 डेज का कॉन्सेप्ट है, स्पेशली स्पाइडर पॉइजन के लिए, लूता विष के लिए है, ये आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद करिएगा कि क्या होता है पहले दिन क्या करता है ये पॉइजन, कि पहले दिन वो क्या कराएगा, हल्का कंडू प्रचल, ठीक है, थोड़ा सा मतलब इरिटेशन टाइप, और कोट युक्त मतलब स्किन रैशेस लेके आएगा और अव्यक्त वर्ण का वो होगा। ठीक है, इनिशियली। फिर सेकेंड डे पे क्या हो जाएगा, उसके जो किनारे हैं, बॉर्डर्स हैं, वो जो है सूजना चालू करेंगे, बीच में से दबा हुआ, ठीक है, ऐसा स्वेलिंग है, साइड में उभरा उभरा, बीच में गड्ढा पड़ा हुआ सा। ठीक है, जैसा रिंग बॉम्ब का एक तरीके से होता है ना मैम, जैसे रिंग बॉम्ब काट देते हैं तो कैसा हो जाता है, साइड में उठा उठा बीच में गड्ढा, वैसा ही कुछ यहाँ पे रहेगा और स्पष्ट लक्षणों वाला हो जाता है। ठीक है, मतलब देखने पे पता चल जाएगा कि हाँ किसी चीज का ये जो है जहर है। तृतीय दिवस पे क्या होगा, तीसरे दिन जो है उभर कर और भी स्पष्ट वो हो जाएगा। चौथे दिन क्या है कि विष जो है एकदम प्रकोपित होने लगेगा, और 5वें दिन विष प्रकोपक जन्य अन्य विकार यहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे। छठे दिन क्या होगा, विष पूरे शरीर में फैलकर मर्म स्थानों को आवृत कर लेगा, उनको जकड़ लेगा, और 7वें दिन फिर जो पेशेंट है वो मर जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि जो लूटा विष है उसका जो वो पेशेंट को कितने दिन में मारेगा, वो व्यक्ति को मार देता है 7 दिन में, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 7 दिन में वो मार देगा, और इसका जो डे का सीक्वेंस है कि पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपने ध्यान रखनी है। तो लूतुआओं की कुछ प्रजाति का दंश जो है इतना विषाक्त होता है कि जिसके फलस्वरूप दृष्ट प्राणी भयंकर विषाक्तता से उत्पन्न होकर कभी कभी वो भी मर जाता है। ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है, इंस्टेंटली भी वो मर जाता है, इस प्रकार का भयंकर विष भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ये इधर छोटे मोटे एरिया में नहीं पाई जाती, ये अमेजोन फॉरेस्ट वाला जैसे एरिया होता होगा ना, वहां पे इस प्रकार की भयंकर मकड़ियां पाई जाती होंगी, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत ही रेयरली मिलता होगा, नॉर्थ इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि इतना कॉमनली मिलेगा यहाँ पे। तो अब इनकी बात करते हैं मतलब टाइप्स की। तो जो सुश्रुत है उन्होंने कहा है 2 प्रकार का होता है, एक होता है कृच्छ साध्य लूता, एक होता है असाध्य। ठीक है, तो अब इसमें भी इनके नाम बता रखे हैं। कृच्छ साध्य वाली कौन सी है, त्रिमंडला, श्वेता, कपिला, पीतिका, आलविषा, मूत्रविषा, रक्ता और कासना। ठीक है, असाध्य भी क्या है, सावर्णिका, लाजवर्णी, जालिनी, एणी प्रदी, ठीक है, कृष्णाक्र, अग्निवर्णा, काकांडा और माला गुणा। ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी नहीं किए थे ये तो याद। तो बस ये पता होना चाहिए कि दोनों 8-8 होते हैं, कृच्छ साध्य और असाध्य बोले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, और ना हमको भी, मतलब हमारे टाइम पे भी जब मैम ने पढ़ाया था कॉलेज में, तो वो भी उन्होंने भी ये कहा था कि इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको बिना टेंशन लिए इसको आराम से छोड़ सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि कृत्साध्य और असाध्य क्या है, 8-8 होते हैं, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, 1-2 नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो रहे हैं तो इट्स ओके, बस 8 होते हैं ये लिख लेना, बहुत है, नंबर मिल जाएंगे आपको पूरे। इसके अलावा वाग्भट ने 3 बोले, तीक्ष्ण, मध्यम और अपर। ठीक है, तीक्ष्ण, मध्यम, अपर, ये 3 भेद बोले हैं वाग्भट ने, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हाँ, जो ये तीक्ष्ण वाली लूता होती है ना, अगर इसकी चिकित्सा ना की जाए तो 7 दिन में, मध्यम वाली 10 दिन में और अवर वाली 15 दिन में पेशेंट को मार देती है। नॉर्मली सुश्रुत ने कहा सारी लूताएं 7 दिन में मार देती है,
ये वाग्भट का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रख सकते हैं आप इसे। अब इसके अनुसार इनके लक्षण बात करते हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, कैसे लक्षण आते हैं, तो जहाँ पे भी काटा है वहां पे कंडू होगा, वेदना होगा और वात कफ जन्य लक्षण हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब असाध्य लूता विष के कैसे लक्षण आते हैं, जो असाध्य वाला होता है, तो असाध्य में सड़ने लगेगा दंश स्थान, रक्तस्राव हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार की पीड़िकाएं उत्पन्न होंगी, रैशेज हो जाएंगे, लाल, श्याव और कोमल, फैलने वाला जो है वहां पे स्वेलिंग मिलेगा, वेदना, दाह, ज्वर, अतिसार और त्रिदोष जन्य लक्षण, ये सारी चीजें जो है हमें वहां पे देखने के लिए मिलेंगी। ये पाई जाए तो आप समझ जाइए कि ये असाध्य लूता ने काट दिया है और इसका ट्रीटमेंट करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड, अब विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो ये हर किसी के हिसाब से अलग अलग दिया हुआ है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। पीजी के लिए फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, ठीक है, कि मतलब हर के हिसाब से अलग अलग पता हो, बट कॉलेज लेवल पे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पीजी के लिए करेंगे तो आप इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से, अभी के लिए नहीं करना है। अब लूताओं द्वारा, अब जो ये लूता है वो विष कैसे इंट्रोड्यूस करता है शरीर में, ये भी पॉइंट एक बढ़ाने के लिए आप लिख दीजिएगा कि कैसे इंट्रोड्यूस करेगा शरीर में अपना जहर, श्वास के थ्रू, दंष्ट्रा, मल, मूत्र, शुक्र, लाला श्राव, नख और आर्तव, इन सब के द्वारा जो है वो शरीर में विष को प्रवेश करवा देती है। इसके अलावा और आपको इसमें करने की जरूरत नहीं, अब सीधे इसके उपचार की बात करते हैं, ठीक है। उपचार में क्या है, ये ना इसके 10 उपक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मतलब मैंने ना एक किसी एग्जाम में देखा था, 5 नंबर में ये लूता के उपक्रम ही पूछे गए थे, 10 उपक्रम बताओ लूता के, 5 मार्क्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा याद होना चाहिए ये, ठीक है। ये आया था किसी पेपर में, मैंने देखा था। तो नस्य, अंजन, अभ्यंग, पान, धूम, अवपीड़, कवल ग्रह, तीव्र वमन, विरेचन एंड सिरावेद, ये सारी चीजें हमने कराना है, ठीक है। नस्य दीजिए, अंजन है, अभ्यंग है, पान माने घृत पान है, औषध पान है, ठीक है। धूम करवाइए, पान का यहाँ बेसिक मतलब घृत पान से ही है, ठीक है। एंड अवपीड़ नस्य दीजिए, कवल करवाइए, ठीक है। तीव्र वमन है, विरेचन, सिरावेद, ये सारे आपने कराने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 उपक्रम आप याद रखना, बाकी इसकी चिकित्सा रहन दो, ये 10 उपक्रम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये वाला पॉइंट बस ध्यान रख लेना कि सभी प्रकार के जो लूता होते हैं उनकी सामान्य चिकित्सा में लिसोड़े की छाल और शीर पीपल का पान पान और क्या कहते हैं अंजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये बस ध्यान रख लेना। बाकी आप ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। उपक्रम याद रखना, ये 10 के 10, ये हो गया लूताविश, ठीक है, पूरा ये स्पाइडर फिनिश हुआ हमारा। अब इसका थोड़ा सा मॉडर्न है, छोटा ही है, मॉडर्न में ज्यादा है नहीं, तो उतना ही देख लेते हैं। तो मॉडर्न में क्या बोला हुआ है कि स्पाइडर वेनम्स क्या कैसे होते हैं, साइटोटॉक्सिक या न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। जैसे स्नेक वाला था वो कुछ भी हो सकता है, साइटोटॉक्सिक था, हीमोटॉक्सिक था, न्यूरोटॉक्सिक था, ठीक है, सब हीमेटोटॉक्सिक था। ये बाकी जो हमने वृश्चिक वाला देखा है वो स्पाइडर वाला, और आगे जो देखने वाले हैं उसका आप नोट कर लीजिएगा साइड में एक स्टिकी नोट में, ताकि आपको तीनों में मतलब जितने भी 4-5 अब आगे पढ़े उसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसका जो है साइटोटॉक्सिक सेल डिस्ट्रॉय करने वाला और न्यूरोटॉक्सिक ब्रेन बर्बाद करने वाला होता है। सिम्टम कैसे आएंगे, लोकलाइज स्वेलिंग मिलेगी, पेन मिलेगा जहाँ पे काटा है, रेडनेस हो जाएगा, मसल क्रैम्प्स है, डेलीरियम, चक्कर आएगा, कन्वर्जेंस, वहां पे उसे ट्रेमर्स आएंगे। तो ट्रीटमेंट चलेगा एंटीवेनिन, ठीक है, और एड्रीनालिन दे देंगे, और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका चलाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। देन
नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे मूषक विष, ठीक है। मूषक, तो मूषक विष होता है रेड बाइट, ये भी 5-10 नंबर में आ जाता है। 5 या 10 मार्क्स में ही आएगा जांगम विष, बस एक सर्प ऐसा है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अदरवाइज 5 या 10 मार्क्स में ही ज्यादातर ये आते हैं। और ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जांगम विष में क्या होता है, जांगम विष के जो 16 अधिष्ठान है उसमें जो शुक्र है उसको सम्मिलित किया गया है, और मूषक जो है शुक्र के थ्रू ही विष फैलाता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब इसके पर्याय हैं, मूषिक, मूषक, पिग, आखू, उंद्रुक, नखी, खनक, बिलाकार, बिलकार, जो भी याद हो जाए आपको, ठीक है। इसमें से दो तीन याद हो जाए वो याद कर लेना। और अब आचार्य सुश्रुत ने देखो कितने तरीके के बोले हैं। आचार्य सुश्रुत ने नंबर याद रखना कि 18 बोले हैं मूषिक, ठीक है। तो 18 प्रकार के मूषिकों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। इसमें से जो 4-5 याद हो जाए अच्छी बात है, पूरे नहीं भी याद होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। जो आपको इजीली 4-5 याद हो जाए बस उतने लिख दीजिए, बस आपको पता होना चाहिए कि कितने होते हैं, तो वो 18 होते हैं, ठीक है। इतना ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसे ही फिर आप लिखिएगा वाग्भट ने भी 18 बताए हैं, ठीक है। पूरा 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 नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको पूरे 18 के 18 याद करने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विष का अधिष्ठान हेडिंग डालेंगे तो हमें पता है विष कहाँ होता है मूषक का, उसके शुक्र में। इसके अलावा शरीर के जिस भी भाग में इनका शुक्र लग जाता है अथवा शुक्र पर लगे हुए इनके नख, ठीक है, मान लीजिए इनके नाखूनों में या दांतों में शुक्र लगा हुआ था, वो चीज लग जाती है तो क्या होता है, उस अंग से मनुष्य जिस भी अंग का स्पर्श करता है वहां वहां ये सारी चीजें फैल जाती हैं और वो एरिया जो है पीला पड़ जाता है, और बाकी लक्षण फिर उत्पन्न होते हैं। तो ये इसका मेन हो गया कि विष का अधिष्ठान है यहाँ पे शुक्र, ठीक है। अब इसमें ना लक्षण कैसे आते हैं, तो पहले हम आचार्य चरक के हिसाब से देखेंगे कि मूषक दंश पे कैसे लक्षण आएंगे। तो इन्होंने बोला है कि जहां पे भी काटा है वो स्थान जो है पांडुवर्ण का पेल हो जाएगा, पांडुवर्ण का वहां से रक्त निकलेगा, पेल कलर का रक्त निकलेगा, वहां चकत्ते ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे, ठीक है, फफोले जैसे रैशेज हो जाएंगे, ज्वर आएगा और भोजन में अरुचि हो जाएगी पेशेंट को। सुश्रुत ने क्या बोला, सुश्रुत ने इतने सारे लक्षण बताए, तो इसमें से जो भी इजीली याद हो पाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या बताए कि सिर पर ग्रंथियां हैं, शोफ है, ठीक है, गोल गोल चकत्ते पड़ जाएंगे, मंडल हो जाएगा गोल गोल चकत्ते, ठीक है। और जो है पीड़िकाओं का भयंकर समूह का शरीर पर निकल आना, माने पूरी बॉडी में जैसे बहुत सारे रैशेस पिंपल टाइप छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। विसर्प हो जाएगा, फुल बॉडी सेलुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इचिंग, रैशेस, इस प्रकार का, ठीक है। और जोड़ों में दर्द, तीव्र वेदनाएं, मूर्छा है, अंगसाद है, थकान, ज्वर, दुर्बलता, भोजन की अनिच्छा, श्वास वमन, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ये लक्षण बताए आचार्य सुश्रुत ने। चरक ने बस दो तीन ही बताए कि एक तो पांडुवर्ण का रक्त निकलेगा, चकत्ते पड़ जाएंगे और ज्वर होगा, अरुचि होगी। सुश्रुत ने थोड़े ज्यादा बताए हैं। इसके अलावा विशिष्ट लक्षण तो ये वही है जो इन्होंने 18 प्रकार के बताए, तो 18 प्रकार से क्या क्या आता है इतना करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इतना लॉन्ग क्वेश्चन आता भी नहीं है इसका, ठीक है। एक जो इसका पॉइंट ध्यान रखेंगे, असाध्यता के क्या लक्षण है, ठीक है। मूषक विष असाध्य हो गया, इसके क्या लक्षण है, तो ये इसके लक्षण है। मूर्छा होगी, दंश में शोथ हो जाएगा, विवर्णता, गीलापन, बहरापन होने लगेगा, ज्वर आएगा, सिर में भारीपन है, लाल अश्राव है, रक्तवमन, ये सारी चीजें अगर किसी पेशेंट में हमें देखने के लिए मिल रही है जिसमें रेड बाइट है, तो आप समझ जाइए कि वो पेशेंट क्या है, अब असाध्य हो चुका है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा सभी आचार्यों ने अलग अलग दिए हुए हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, एक बस कर लीजिए, आचार्य चरक का कर लिया वो इनफ है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
कोई भी एक बस आप लिख दीजिएगा। एंड इसकी चिकित्सा क्या है, तो चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, सिरावेद करेंगे, दहन कर्म करेंगे, लेपन है, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन यानी नस्य एंड अंजन, ये 7 क्रम यहाँ पे बताए हैं। ये आपने थोड़ा ध्यान रखने हैं कौन कौन से कर्म यहाँ पे बोले हैं। इसके अलावा बाकी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड हाँ, आप ये थोड़ा सा कुछ योगों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ दवाइयों के नाम है जो कि रैट पॉइजनिंग में, मतलब जब रैट ने काट दिया हो तब यूज करने के लिए बोला है। तो अश्वक अश्वंग चुकी रस, बृहद योगराज गुगुल, आखू आखू जो है वो चूहे का ही पर्याय था ना, तो आखू विषांतक रस, ठीक है। और मृत्यु पाशछेदी रस, घृत, सॉरी, ठीक है। ये सारे जो है बताए हुए हैं, ये इनमें से एक दो नाम आप याद कर लेना, और इसके अंदर क्या क्या होता है वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रेड बाइट, ठीक है। रेड बाइट फीवर के रूप में है, तो रेड बाइट के लिए क्या है, रेड बाइट फीवर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड रोडेंट्स। जब इन्फेक्टेड चूहे काट दे तो ये बीमारी हो जाती है। इसमें क्या है, इसमें ये रोडेंट्स के अंदर क्या बैक्टीरिया मौजूद रहता है, मेनली स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिफॉर्मिस और स्पाइरलम माइनस, ठीक है। ये बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद रहता है। तो साइन सिम्टम कैसे आएंगे, तो फीवर एंड चिल्स आएगा, आर्थेल्जिया इज जॉइंट पेन, ठीक है, रेडनेस रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, रैशेस आ जाएंगे, लिम्फेडिनोपैथी नियर द साइट, मतलब जहां पे भी काटा है उसके आसपास की लिम्फ नोड सूज जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो मेनली किसके कारण हो रहा है, बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के, तो एंटीबायोटिक्स ही चलेगी, पेनिसिलिन चला लीजिए और टेट्रासाइक्लिन चला लीजिए, ठीक है। ये सारा हो गया। देन अब एक जो बचा हुआ है वो है अलर्क विश और एक कीट बचा हुआ है, ठीक है। तो हम पहले अलर्क विश डिस्कस करते हैं। तो अलर्क विश रेबीज कहते हैं, इसका पर्याय है जल संत्रास, जल त्रास, ये इसको कहते हैं। एंड ये सीधे आचार्य सुश्रुत का ध्यान रखिए। चलिए यहाँ से ही कर लेते, कोई नहीं। जब कफ, थोड़ा सा इंट्रो इसका, कि जब कफ प्रधान वातादि दोष, ठीक है, कफ प्रधान त्रिदोष क्या करते हैं, कुत्ते के संज्ञा वह स्रोतस में आश्रित होकर उसकी संज्ञा को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसकी रसादी जो भी धातुएं हैं उनका शोभ कर देते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो उसमें क्या है, उस कुत्ते में ये निम्न लक्षण पाए जाते हैं। क्या है वो लक्षण, लालाश्राव, अंधत्व है, ठीक है, बाधिर, बहरा हो जाएगा, ठीक है, और पशु का निष्प्रयोजन सा छटपटाता हुआ चारों ओर दौड़ना। आपने ना वो रेबीज को कुत्ता देखा ही होगा कभी ना कभी घर के आसपास, किसी ना किसी कुत्ते को रिलीज हो ही जाता है। तो वही लक्षण उस टाइम पे भी आचार्य ने वर्णन किया था कि इस तरीके के लक्षणों वाला अगर कोई कुत्ता है, ठीक है, और वो अगर काट ले तो उसके कारण होने वाली जो बीमारी है वो अलर्क विष है। तो उन्होंने जो रेबीज वाला डॉग था ना, वो रेबीज डॉग में क्या क्या लक्षण आते हैं उनका वर्णन यहाँ किया है, ठीक है। तो ये चीज भी आप बताइएगा जब अलर्क वाला टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, तो उसमें लिखना कि उसकी पूंछ, हनु, कंधा, ठीक है, उसका पूंछ है, जौ है, कंधा है, सिर है, ये सब क्या लटका सा रहता है, मुंह जो है हमेशा लटका हुआ रहता है, अत्यधिक व्याकुल, रेस्टलेस होके, सैड होके चारों ओर यहाँ वहां वो दौड़ता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार का कुत्ता जब किसी को काट ले तो उसको हो जाता है अलर्ट, रेबीज। तो अब लक्षणों की बात करते तो सुश्रुत ने कहा है जहां वो काटेगा वहां नंबनेस आएगी, सुक्तता आएगी, और वहां पे क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में कृष्ण वर्ण का रक्तस्राव वहां से होने लगेगा, ये आपने ध्यान रखना है। और ये तो आचार्य सुश्रुत ने बोला। इसके अलावा और क्या हम ध्यान रख सकते हैं, कुछ लोकल सिम्टम्स आप ध्यान रखिए, ठीक है, कि जहाँ पे काटा है वहां कंडू होगा, चुभन सी पीड़ा होगी, ठीक है, डिस्कलरेशन,
संज्ञानाश और क्लेद वहां देखने के लिए मिलेगा। और जो दंश स्थान है वो कैसा फट जाएगा, वहां पे छाले होंगे, मांस अंकुर और पूरे शरीर में क्या चकत्ते ब्लिस्टर्स उत्पन्न हो जाएंगे। इस तरीके के लक्षण कुछ पाए जाएंगे। और सर्वदैहिक लक्षण क्या मिलेंगे, तो ज्वर, भ्रम, दाह, लाली, सूजन, ग्रंथियां और एक आंख का क्या है आक्षेपकृत सिकुड़ जाना, इस तरीके के लक्षण मिलेंगे। अब असाध्य लक्षण क्या होते हैं फिर अलर्क विष के, मतलब अगर ये रेबीज हो जाए तो असाध्य क्या बोले गए, तो असाध्य है आचार्य वाग्भट के अनुसार प्राणी को जिस पशु ने काटा यदि वो उसी के समान हरकतें करने लगे, ठीक है, तो वो चीज असाध्य मानी जाती है। कि जैसे अलर्क विष से पीड़ित रोगी का कुत्ता कुत्ते की तरह भौंकना, ठीक है, मतलब वो कुत्ते की तरह ही भौंकना चालू कर दे, ठीक है, उसी के समान आवाज करना और उसकी और जैसे ही पानी से बहुत डरना, बेसिकली हाइड्रोफोबिया इसको कहते हैं। तो पानी देखते ही वो डर जाता है, ठीक है, पानी पी भी नहीं पाता है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। उसको पानी का बहुत फोबिया होता है। जल संत्रास भी, अगर उसमें जल संत्रास है और कुत्ते की तरह भौंक रहा है, तो ये चीज जो है असाध्य लक्षण है अलर्क विष का। और इन्होंने एक और चीज बता दी है यहाँ पे कि अगर वो व्यक्ति जिसको मतलब काट दिया है, ऐसे जिसको रेबीज हो गया, तो उसको बोला है कि उसकी छाया अकस्मात पानी या दर्पण में देखे तो अवश्य ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये एक प्रकार से अरिष्ट लक्षण बताए गए, ठीक है। इसके अलावा जल संत्रास के क्या लक्षण है, माने कि हाइड्रोफोबिया हो गया है, वो कैसे पता चलेगा, तो हाइड्रोफोबिया के क्या लक्षण है कि पागल पशु के काटने पर दंष्ट मनुष्य यदि जल को छूकर अथवा क्या है अकस्मात बार बार डर जाता है जल को देखकर, तो इस तरीके की जो व्याधि है उसको जल संत्रास कहते हैं, ठीक है। और ये जो है मारक लक्षण इसमें मिलते हैं, ये रेबीज होता है, ठीक है। और तो अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, अलर्क विष की चिकित्सा क्या है। तो दंश स्थान को दबाकर पहले तो वहां से रक्त निकालें, उसके बाद क्या करना है, उसका गर्म घी से दहन कर दे, गर्म घी से जला दें उसको। दहन के उपरांत क्या करना है, उस पे अगदों का लेप करें या अपस्मार्ग, सॉरी, या अपामार्ग, ठीक है, अपस्मार्ग नहीं है, अपामार्ग के रस को निचोड़ देना है, ठीक है। और फिर पुराना घृत पिला दे। तो दंश स्थान को दबाओ, वहां से रक्त निकालो, फिर गरम गरम घी से वो जो एरिया है वो जला दो। उसके बाद वहां पे अगद एंटीडोट्स अप्लाई करो या फिर अपामार्ग का रस निचोड़ के लगा दो, ठीक है। और पुराना घी पिलाओ, ये उसका बेसिक ट्रीटमेंट है, ठीक है, यही लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पे काफी सारी चीजें दी हुई है कि लोकल एप्लीकेशन के लिए वहां पे क्या कर सकते हैं, तो अर्क का दूध लगाने के लिए बोला है, ठीक है। प्याज के रस को मधु में मिला के लगाने के लिए बोला है, लहसुन को सिरका में लगा के पीस लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए मैं, इसमें से एक दो चीज लिख दीजिएगा लोकल एप्लीकेशन के लिए। ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है चिकित्सा में वो यही वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे योग बताएं, इतना आपको नहीं करना है, ठीक है। और मंत्र थेरेपी का भी प्रयोग करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, इसका वर्णन कर दीजिएगा कि मंत्र चिकित्सा का भी प्रयोग करने के लिए अलर्क विष में आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है, केवल इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। रेबीज, अब मॉडर्न में बात करते हैं तो रेबीज क्या होता है, एक तो वायरल डिजीज होती है दैट कॉजेज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, इसके कारण एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन हो जाता है इन ह्यूमंस एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। चाहे अगर डॉग को रेबीज हो रखा है ना, तो उसके साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि वो भी क्या एक वार्म ब्लडेड एनिमल है। इसके अलावा क्या है कि इसमें इस शब्द का मतलब ही होता है मैडनेस, और 30,000 से 40,000 जो है मौतें हर साल इससे रेबीज के कारण होती है। वर्ल्ड रेबीज डे होता है 28 दिसंबर। ये इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, लाइसा वायरस, ठीक है। एंड इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 डेज से लेके मैनी ईयर्स तक, ये शरीर में पड़ा रहेगा। और कोई हो सकता है कि आज काटा और शरीर में वायरस पड़ा रहा, तुरंत तीसरे चौथे दिन लक्षण आ गए, या हो सकता है सालों साल पड़ा रहा, कुछ 8-10 साल के बाद लक्षण आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है, रेबीज वाले कुत्ते ने काटा तो काटते क्या उसका सलाइवा भी शरीर के अंदर चला गया। सिम्टम्स क्या आएंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, फीवर है, रनिंग नोज है, कफ है, जैसे नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स है। एंजाइटी होगी, बेचैनी, लॉस ऑफ स्लीप, मेंटल कंफ्यूजन होगा उसे, ठीक है, एजिटेशन, हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा। इसके अलावा क्या उसका अल्टर्ड बिहेवियर रहेगा, पैरोनिया रहेगा, उसको नींद आने में हमेशा से परेशानी रहेगी, ठीक है, हेलुसिनेशन करता रहेगा, डेलीरियम चक्कर से आएंगे, और सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिया होगा। हाइड्रोफोबिया का क्या मतलब होता है, हाइड्रोफोबिया इज फेयर ऑफ वाटर,
इट इज अ सिनोनिम दैट मैनिफेस्ट इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें क्या आता है, डिफिकल्ट, पानी पीने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, अगर उसको लिक्विड दे दिया जाए तो उससे भी उसको पैनिक अटैक आ जाता है और इतना वो पानी से घबरा जाता है कि पानी वो पी भी नहीं पाता है। ठीक है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है अल्टीमेटली। ट्रीटमेंट क्या है इसका कि हमने जो काट रखा है जहाँ पे उस कुत्ते ने, तो उसको धोना है पहले तो। ठीक है, सोप एंड वाटर से उसको धो दीजिए। उसके बाद ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, एंटी रेबीज इंजेक्शन वहां पे लगता है, HRIG। इसके 5 डोजेस लगते हैं। ठीक है, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन लगेगा। तो ये सारा हो गया अलर्ट विश। अब जांगम विश में बस अब एक पॉइंट रह गया है, कीट। ठीक है, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही रखेंगे। सारा जांगम विश फिनिश हो गया, केवल एक जांगम विश रह गया जो कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।